गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन हमारा इंग्लिश का रहेगा, इसमें हम कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज भी और कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ में कौन सा हम मटेरियल फॉलो करें, कौन सी हम बुक्स पढ़े जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी काफी हेल्प करें। ठीक है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पंजाब के एग्जाम्स में जो इंग्लिश का लेवल रहता है वो कैसा लेवल रहता है, तो अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम है, जिसको मैं कह सकता हूं कि 1 से 2% चांसेस ही रहते हैं कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपको, जितने भी आपके पंजाब के स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें ब्लैंक से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे नोटिस किया जा रहा है कि जो पैटर्न है पंजाब के एग्जाम्स का वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, चेंज होता जा रहा है क्या मतलब कि अब आपको एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, अब आपको एग्जाम में ब्लैंक्स भी देखने को मिल रहे हैं, एरर डिटेक्शन भी देखने को मिल रही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहे हैं, और एक चीज तो पक्का ही देखने को मिलती है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये ज्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी रीडिंग हैबिट्स बनाए बिना ही किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाकर बैठते हैं। वहां पर जाकर आप जब भी अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे होते हैं उस समय आपको पढ़कर वो बातें समझ में नहीं आती, और जब बातें समझ में नहीं आ रही तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्यूरेटली कैसे सॉल्व कर पाओगे, है ना? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू मेनी प्रोसेसेस, है ना? यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द टेक्निक ऑफ स्कैनिंग, स्किमिंग, है ना, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनके साथ आपको मतलब अच्छे से जानना होगा उन टेक्निक्स को कैसे करना है। ठीक है, यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द वोकैबुलरी, ठीक है, विद द ट्रेंडिंग वोकैबुलरी, वो आपको पता होनी चाहिए। और ऐसा बनिए कि बहुत ही मुश्किल कि आईबीपीएस पीओ वाला लेवल आ गया, एसपीआई पीओ वाले लेवल का पैसेज उठा के दे दिया, लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा कि आप जस्ट क्या स्कैनिंग से उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आप में से, आपको पता ही होगा, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब भी पैसेज आपको देखने को मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कीवर्ड्स वहां पे ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ये लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग ये कीवर्ड कहां पे लिखा है, अगर ये लिखा है तो ठीक है। आप समझते नहीं है कि पैसेज की टोन क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म्स क्या है, कैसे लेक्सिकल क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्टेक्चुअल आएंगे, इंप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, या फिर इवेल्युएटिव क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे आपको क्वेश्चंस की टाइप समझनी होगी, उनमें से कौन से क्वेश्चन जो है आपको वो शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स देके जा सकते हैं, वो आपको समझना होगा। ठीक है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको स्किप करने होते हैं, जिनको आपको एंड में देखना है जब आप सब कुछ कर चुके हैं, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन पे रिस्क आपको कब लेना है ना? पैसेज की टोन समझनी है, पैसेज कैसा आया है, इसमें आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना? फिर सबसे बड़ी बात है कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है पढ़ के समझना किसी चीज को, लेकिन हम पढ़ के नहीं समझ रहे होते, हम सिर्फ स्कैन कर रहे होते कीवर्ड्स को। तो ये जो टेक्निक्स है ये हमसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहां पे गलत करवा देती है। तो हम ये भी सीखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको कैसे करना चाहिए, किस किस तरह की आपको वोकैबुलरी जो है अपनी प्रिपेयर करनी है, कौन सी वोकैबुलरी एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, बहुत हाई लेवल की वोकैबुलरी है या मीडियम लेवल की वोकैबुलरी है, ये सब चीजें हमें जाननी है। और साथ में अगर आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनका लेवल क्या रहता है। क्लियर? देखिए, जो स्टेट एग्जाम्स कोई भी हो, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो हरियाणा है, अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश के लेवल की, तो उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़े लेवल के नहीं बनाए जाते, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि जो इंग्लिश है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स उसमें प्रॉब्लम ही फेस करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए जाते क्वेश्चंस, लेकिन हाँ मैं ये भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा इजी भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन भी फ्रेम वो नहीं करेंगे। मतलब एक जिसको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन हमें कौन सी फॉर्म में देखने को मिलते थे, ब्लैंक्स फॉर्म में हमें ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो चुका है, अब आपको सब कुछ ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इन शॉर्ट अगर आपको समझाना चाहूं तो सब कुछ का मतलब क्या है कि आपको अब ब्लैंक्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें आपको इसके साथ साथ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, है ना? एरर के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन के साथ साथ आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ साथ आपको स्पेलिंग टेस्ट भी देखने को मिल रहा है, स्पेलिंग टेस्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है,
और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जो बात करना चाहूंगा वो बात करना चाहूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। जैसे कि जो ऑलरेडी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, पढ़ चुके हैं, जो मेरे साथ टच में है, ठीक है, वो ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि मैं उन्हें क्या समझाता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने उन स्टेप्स को फॉलो किया है उन स्टूडेंट्स ने खुद में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज भी देखा है, बहुत बड़ा चेंज भी देखा है कि पहले तो सर हम कर ही नहीं पा रहे थे लेकिन अब हम कर पा रहे हैं। सबसे पहली बात आप एक चीज नोटिस कीजिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए या फिर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कीजिए। सबसे पहली बात है न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कीजिए, वहां से आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि द हिंदू न्यूज़पेपर को उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। अब द हिंदू जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करता है और आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने पंजाब के एग्जाम्स के लिए। अब पंजाब के एग्जाम्स में उतनी हाई लेवल की वोकैबुलरी नहीं आनी है। अगर मैं शॉर्ट कहूं तो पंजाब में जो वोकैबुलरी है वो रिपीट होती रहती है ना। वो बहुत, जिसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं, बहुत आसान से वर्ड्स और ऐसे वर्ड्स जो ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, ऐसे वर्ड्स वो बार बार देते हैं। तो वो काम तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी हो सकता है ना। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सिर्फ पंजाब के ही लगाने हैं, नहीं, सिर्फ पंजाब के नहीं, आपको क्या करना है कि कोई भी एसएससी की बुक उठा लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एसएससी की बुक उठाइए और वहां से आप अपने वर्ड्स जो है उनको पढ़ना शुरू कीजिए। वहां से भी अगर आप वर्ड नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको कहूंगा वर्ड पावर मेड इजी करके एक बुक आती है, ठीक है, उसको पढ़िए, पहले एक बार अच्छे से पढ़िए उसको। अगर आपके पास टाइम नहीं है वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने के लिए तो उसकी एप्लीकेशन भी आते हैं, वहां से भी उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे कंप्लीट वोकैबुलरी चाहिए जिसमें एडीवेंट फ्रेजेस भी चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी चाहिए, ठीक है, फिर स्पेलिंग टेस्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए एक ब्लैक बुक आती है। ब्लैक बुक, नाम सुन लीजिए, ब्लैक बुक, ठीक है। जो मैंने शर्ट पहनी ये वाला ब्लैक और बुक, ब्लैक बुक आती है, ठीक है, वोकैबुलरी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। वहां से आपको सारी ही वोकैबुलरी देखने को मिल सकती है, मतलब आपको यहां वहां नहीं भटकना पड़ेगा। या फिर अगर आप वर्ड पावर मेड इजी अच्छे से पढ़ सकते हो तो उसमें पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें जो है वर्ड पावर मेड इजी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वोकैबुलरी को फोकस किया गया है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वोकैबुलरी को फोकस किया गया, मतलब समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो प्लीज मैं कहूंगा उस बुक को जरूर पढ़िए, वो बुक बहुत अच्छी बुक है और काफी समय से बहुत लोग उसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इवन टीचर्स भी उसको काफी अच्छे से पढ़ते हैं और काफी अच्छे से पढ़ के फिर वो आपको समझाते हैं वोकैबुलरी को। तो आपको लगता है कि पता नहीं कितना अच्छा इनको कैसे पता है, उनको भी वैसे ही पता है, ठीक है। हर कोई भी टीचर है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर है, वो भी कहीं ना कहीं से पढ़कर ही आपको पढ़ा रहा है, बस उसकी टेक्निक्स ऐसी हैं कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचा देता है। सिर्फ यही फर्क होता है आप में और एक टीचर में, क्लियर। बहुत सालों का एक्सपीरियंस लेके आपको कोई भी टीचर जब पढ़ाना शुरू करेगा बहुत साल एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है, तो वो आपको टीचिंग इफेक्टिव ऑटोमेटिकली लगेगी, क्योंकि उसने वो सारी चीजें जो है वो देख ली हैं, पढ़ ली हैं अच्छे से, और उसकी टीचिंग टेक्निक्स अच्छी होने की वजह से वो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझा देता है, ठीक है। तो अच्छी बुक है वोकैबुलरी के लिए। वोकैबुलरी आपको साथ साथ में प्रिपेयर करनी है और अपनी रीडिंग हैबिट्स बनानी है। रीडिंग हैबिट्स कैसे बनानी है, आप कोई बुक्स पढ़िए, कोई आप जर्नल्स पढ़िए, ठीक है, या फिर आप एकेडमिक्स की बुक्स उठा लीजिए, कोई भी जो आपकी एकेडमिक्स की बुक्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कि 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की ये किताबें उठा लो, इनको बैठ के पढ़ो। ग्रेजुएशन की उठा लो, कोई भी उठा लो, है ना, जिसमें स्टोरीज है, ठीक है। फिर कोई जर्नल्स उठा लीजिए, जर्नल्स उठाने से क्या होगा कि आपकी जीके भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ में आपकी रीडिंग हैबिट्स भी बनती जाएंगी। अब ये रीडिंग हैबिट्स आपने 15 मिनट से शुरू कर 1 घंटे तक लेके जानी है, मतलब शुरुआत में आपने 15 मिनट पढ़ना है रोज, धीरे धीरे 5-5 मिनट बढ़ा के आपने 1 घंटे तक लेके जानी है। 1 घंटे से ज्यादा आपको एक दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं है रीडिंग हैबिट्स बनाने के लिए, क्लियर। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, जैसे आपने 15 मिनट से शुरू किया, जैसे ही आप खुद में इंप्रूवमेंट देखोगे तो आप पढ़ना और ज्यादा शुरू कर दोगे और मैक्सिमम आप 1 आवर तक ही जाओगे, इससे ऊपर आप जाओगे अपनी रीडिंग हैबिट्स में, ठीक है। तो एक ये चीज है, रीडिंग हैबिट से आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इंप्रूव होंगे। साथ में आप जब नए वर्ड्स वोकैबुलरी के देखोगे तो नए वर्ड्स जो है वो आपको कुछ नया सिखा के जाएंगे। सॉरी, नए वर्ड्स जो हैं जैसे वो आपको दिखते रहेंगे तो आप वहां से सीखने की कोशिश करोगे कि हाँ जी ये नए वर्ड आया है, इनको देखते हैं क्या मीनिंग है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको पता नहीं लगेगा, बहुत सारी वोकैबुलरी प्रिपेयर कर दोगे, ठीक है। अब ये जो 2 स्टेप है, जब ये 2 स्टेप आपके हो जाएंगे तो जब भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करोगे, आप जब भी पैसेज को पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे, ठीक है।
फिर आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ ले रहे हो, फिर आप पैसेज पढ़ रहे हो, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर पैसेज पढ़ रहे हो, ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात क्या होगी कि आप उस पैसेज को, ठीक है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। मतलब एक कैंडिडेट जो पढ़कर नहीं गया या जिसकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, अगर वो 5 मिनट उस पैसेज पे ले रहा है तो आप उसको 1.5 मिनट या 2 मिनट में ही उस पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे। इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना लैंग्वेज को लेकर। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को यहां तक जब आपने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेक्सिकल, कॉन्टेक्सचुअल, ठीक है, फिर इवेल्युएटिव क्वेश्चंस, इंप्लाइड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था, कौन से क्वेश्चन में आपको अपना व्यू देना है, कौन से क्वेश्चन में आपको एज इट इज वही जो पैसेज में गिवन है उसमें लेकर चलना है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी होती है। और सबसे बड़ी बात आपको ये देखना होता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें नहीं छोड़ने हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन जिन पे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, अगर आपकी वहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ग्रामर में आपको ब्लैंक्स देखने को मिल सकते हैं, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है ग्रामर में। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, मैं तो ये कहूंगा कि एक बार अच्छे से आप अपनी इंग्लिश प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको दोबारा से ना पढ़नी पड़े। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, जब आपको एक बार समझ में आ गई तो आपको बार बार इसके लिए ना जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, बार बार आपको बुक्स नहीं उठानी पड़ती। बहुत ही लॉजिकल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज, जहां तक मैं इसको कह सकता हूं। ठीक है, तो आप जो ग्रामर अगर आप प्रिपेयर करें, ग्रामर के लिए आप नीतू सिंह की बुक उठा सकते हैं, केडी कैंपस की, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बुक उठा सकते हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये बुक आप उठा सकते हैं, वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी ग्रामर। ठीक है, आप लूसेंट को उठा सकते हैं, लेकिन लूसेंट एक बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, बल्कि बुक है, जिसपे बहुत सारे आपको रूल्स है जो आपको डरा देंगे, तो वो भी मतलब मुझे लगता है कि वो पढ़ने का इतना कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और अगर मेरे ओपिनियन से आप जाना चाहो तो नीतू सिंह केडी कैंपस की बुक आप उठा सकते हो। ठीक है, या फिर ग्रामर के लिए और भी बहुत सारी मार्केट में बुक्स है, आपको जो सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, अब वो बुक उठा लीजिए। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें एसपी बख्शी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बुक है एसपी बख्शी भी, नीतू सिंह भी, कोई भी आप बुक उठा सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, और आपको सबसे ज्यादा कौन से एरिया प्रिपेयर करने हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम पंजाब के फोकस कर रहे हो तो पंजाब में आपको फ्रेजल वर्ब का टॉपिक एक रट लेने, फ्रेजल वर्ब जितनी है वो सारी रट लेनी अच्छे से। ठीक है, और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट से क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नरेशन से हमें क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी का पार्ट है। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारे ही मतलब एक ऐसे पार्ट है जो हमें प्रिपेयर करने होते हैं, किसमें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो पंजाब के हैं आपके। अब दूसरी बात, अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, आप देख ही पा रहे होंगे उन एग्जाम्स में जो लेवल था वो उतना हाई नहीं था। आप उसकी रेफरेंस लेके अपने मन को तो तसल्ली दे सकते हैं कि यार ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, लेकिन ये हमारा एक वहम होता है। आपको हमेशा ही एक हाई लेवल की तैयारी करनी है, एक ऐसे लेवल की तैयारी करनी है कि फिर अगर वहां तक भी एग्जाम आ गया तो आप ना डरो। क्योंकि ज्यादातर बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ के चल जाते हैं, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिए, 2-3 चैप्टर जो आसान आसान से है ये पढ़ के चले गए, लेकिन उन्होंने रूट से नहीं पढ़ा और वहां पर जाकर देखा वहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही नहीं रहा। तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे पार्ट हैं जो ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, कौन से ऐसे पार्ट हैं जो ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमें जो मेन एरियाज है उन पे फोकस करना है, और कुछ ऐसे चैप्टर है जो काफी सालों से पूछे नहीं गए, नहीं पूछे जाएंगे, तो उनको आप अवॉइड करके चलेंगे, उनको भी आप अवॉइड करके चलेंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि कौन से एरियाज आपको पढ़ने हैं और कौन से एरियाज आपको छोड़ने हैं। ठीक है, बुक्स मैंने आपको बता दी, आप बुक्स कौन सी फॉलो कर सकते हैं, बुक्स जो है मोर देन इनफ है। अगर आप बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा, तो ये सारी बुक्स ले लो, बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपको जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे बनानी है, आपको रोज क्या करना है, रोज इंग्लिश के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। 15 मिनट आप निकालिए अपने रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, और 1 से 1.5 घंटा जिसमें आपने ग्रामर भी पढ़नी है। ठीक है, और साथ ही साथ में आपने अपने वोकैबुलरी को भी प्रिपेयर करना है। वोकैबुलरी के लिए आपने क्या करना है, आपने रोज 10 वर्ड याद करने हैं। कितने वर्ड याद करने हैं, 10 वर्ड याद करने हैं। ठीक है, 10 वर्ड किसके याद करने हैं, सिर्फ सिनोनिम्स के, 10 वर्ड सिनोनिम्स के, 5 वर्ड इडियम एंड फ्रेजेस एंड 5 वर्ड जो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
ये आपने रोज लेके चलने हैं। तो टोटल हो गए आपके 20 वर्ड्स, ठीक है, 10 15 10 5 5, ठीक है। तो ये कितने 20 वर्ड आपको रोज करने हैं। और अगले दिन आप जैसे ही उन वर्ड्स पे जाएंगे तो आपको वर्ड रिवाइज भी करने हैं, क्योंकि आज हमने 20 वर्ड कर लिए, अगले दिन भी तो 20 वर्ड करने हैं। लेकिन अगर आप पिछले 20 वर्ड रिवाइज नहीं कर रहे, आप सीधा नेक्स्ट वर्ड्स पे जा रहे हो, तो वो वर्ड उनमें से कुछ आपके चले गए होंगे, आपके माइंड से स्किप हो गए होंगे, ठीक है। तो आपने उनको रिवाइज करना है, जो वर्ड आपके स्किप हो गए उनको रिवाइज करना है। और कोशिश करनी है कि ये जो आपकी हैबिट है, ठीक है, ये मतलब सच में ही हैबिट बन जाए, कि जो रूटीन है वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर, कि आपको रोज फिर मजा आए वर्ड्स को पढ़ने में। आप देखेंगे धीरे 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 कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आने लगी है, क्योंकि सारी लैंग्वेज का मतलब ही क्या है, शब्दों की हेर फेर और कुछ भी नहीं है। अगर आपके शब्द अच्छे हैं, आपको आपकी जो वर्ड नॉलेज है वो अच्छी है, तो फिर आपके लिए गेम बहुत आसान है। अगर आपकी वर्ड नॉलेज अच्छी नहीं है तो फिर चाहे कुछ भी लिखो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेंसेस को अच्छे से पढ़ो, टेंसेस चैप्टर जो है वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ो, वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ो, समझ रहे बात, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये चीजें जो है ये आपको बड़ा ही फायदा देने वाली है। और एग्जाम के लिए प्रेपोजिशन एक चैप्टर है, वो भी आपको बहुत फायदा देने वाला है, ठीक है। इन चीजों को अच्छे से पढ़ो। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बड़े लेवल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि वोकैबुलरी मुश्किल यूज की है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के वो कभी चेंज नहीं होते, सिर्फ क्या करते हैं वो वोकैबुलरी में आपको उलझा सकते हैं। लेकिन पंजाब के एग्जाम से वोकैबुलरी में ज्यादा नहीं उलझाते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, इसका सिनोनिम्स बता दो, इसका एंटोनिम बता दो, इसका वन वर्ड बता दो, इसके मीनिंग बता दो इडियम का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर दो, या कुछ क्वेश्चन आपको ब्लैंक्स में जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अब आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन और स्पेलिंग टेस्ट भी प्रिपेयर करना है। स्पेलिंग टेस्ट में कौन सी ऐसी स्पेलिंग्स है जो ज्यादा पूछी जाती है ना। तो ये सारी ही चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। और आप हमारे साथ एनरोल भी हो सकते हैं, अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोई हमें प्रोडक्टिव काम करना है, हमें अपनी तैयारी सीरियसली करनी है, तो आप हमारे साथ एनरोल भी हो सकते हैं हमारे कोर्सेस में, ठीक है। जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी हमारे कोर्सेज की, वहां से भी आप कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, उसमें कोई आपके पास कोई प्रेशर नहीं है कि आप हमें ही एनरोल कीजिए, वो आपकी इच्छा है। अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं तो जरूर आप सोच रहे होंगे कि हाँ एनरोल किया जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार तैयारी चलो कर लेंगे हम ऐसे, तो फिर वो आपकी इच्छा है। आपका फ्यूचर, आपका समय, आपका टाइम, आपका पैसा, सब कुछ आपका है, तो आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा डिसीजन उसके लिए लेना है। तो चलिए आज मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी बातें कर लेता हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। कुछ बातें का मतलब क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो हमें ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जो जिनको हम हमारे लिए समझना बड़ा ही आसान रहता है, बड़े ही आसान तरीके से हम वर्ड्स को समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर मैं उन क्वेश्चंस को आपको समझाऊंगा कि वो क्वेश्चंस आपके कैसे रहेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन लिखा कि रोहित इज डैश taller of the two candidates। मैंने यहां पर क्वेश्चन दिया आपको कि रोहित इज टॉलर, एक मिनट, यहां पर मैं दोबारा से क्वेश्चन स्कोर लिखता हूं, ठीक है। रोहित इज डैश टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शंस भी दे देता हूं। ऑप्शंस है आपके क्या, फर्स्ट इज अ, सेकंड इज एंड, थर्ड इज द, एंड फोर्थ इज नन
ऑफ द अबव। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि रोहित इज डैश टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। अब यहां पर आपको क्या लगाना है, या तो अ या एन या द या फिर कुछ भी नहीं आए, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले हम बात देखते हैं कि जो द है उसका यूज किया जाता है कब और कहां। तो हमारे पास जो है वो तीन तरह की डिग्रीज होती हैं, ठीक है। एक डिग्री है हमारी क्या, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री कौन सी है हमारी, कंपैरेटिव, ठीक है। एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। फर्स्ट डिग्री इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। ये तीन डिग्रीज होती है जिसका यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। इनको कहा जाता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अब कंपैरिजन के लिए इनका यूज किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए टॉलर मैंने लिखा है, तो टॉल जो है वो आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी, टॉलर जो है वो कंपैरेटिव होगी, और टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव होगी। अब इन डिग्रीज का यूज कहां किया जाता है, जब हम किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ उसके क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, तो फिर हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि रोहित इज अ टॉल पर्सन या रोहित इज अ टॉल बॉय, तो यहां मैंने रोहित के कंपैरिजन नहीं किया, तो फिर मैं पॉजिटिव डिग्री का यूज करूंगा अगर मुझे एडजेक्टिव यूज करना है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रोहित इज टॉलर देन मोहित, ठीक है, तो जब कंपैरिजन वन वर्सेस वन हो, किसी एक का कंपैरिजन किसी दूसरे से हो, देन वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री ओवर देयर, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, कि वन वर्सेस ऑल, वन वर्सेस ऑल, एक का कंपैरिजन बाकी सभी से किया जा रहा हो, ठीक है, तो फिर हमें कौन सी डिग्री लिखनी होती है, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि टॉलेस्ट। अब आप एक चीज को याद रखेंगे कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी जाती है तो उससे पहले हमें द भी लिखना होता है, लेकिन हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री से पहले द नहीं ऐड करते। हम किससे ऐड करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ठीक है। जैसे टॉलेस्ट हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, ये सारी क्या है हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज है। तो इनसे पहले हमें क्या लिखना होता है, इससे पहले हमें द का यूज करना होता है। कंपैरेटिव और पॉजिटिव में हम द का यूज नहीं करते। तो उसके हिसाब से ये हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, नन ऑफ द अबव। लेकिन ये इसका राइट ऑप्शन नहीं है। हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, देखिए ये जो एक सेंटेंस है कि रोहित इज डैश टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ये जो हमने लिखा है, इसमें आपको एक चीज समझनी है कि इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि रोहित इज टॉलर देन, रोहित इज डैश टॉलर देन मोहित, रोहित इज डैश टॉलर देन मोहित। अब मान लीजिए यहां पर भी रोहित मोहित की बात हो रही है और यहां पर भी रोहित मोहित की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर भी रोहित मोहित की, यहां पे भी रोहित मोहित, यहां पे दो ही कैंडिडेट है। अब दोनों में बात तो सेम ही है कि अगर मैं ऐसे कह सकता हूं कि रोहित इज डैश टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट कौन है, रोहित और मोहित, और मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि रोहित इज टॉलर देन मोहित, ठीक है। लेकिन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये बात कर रहा है किसकी, सिलेक्शन की बात कर रहा है। जो फर्स्ट सेंटेंस है ये बात किसकी कर रहा है, सिलेक्शन की बात कर रहा है। और जो सेकंड सेंटेंस है कि रोहित इज डैश टॉलर देन मोहित, ये डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये डेक्लेरेशन की बात कर रहा है, डेक्लेरेशन, ठीक है। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए ये बात, तो ऐसे समझ लीजिए कि जब भी कोई कंपैरेटिव डिग्री लिखी हो और उसके बाद लिखा हो ऑफ द टू, क्या कोई भी कंपैरेटिव डिग्री लिखी हो और उसके बाद लिखा हो ऑफ द टू, इनकी ऑफ द टू जब भी आपको देखने को मिलेगा तो ये बात किसकी कर रहा होगा, ये बात सिलेक्शन की कर रहा होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा होगा, ये सिलेक्शन की बात कर रहा होगा। आई बात समझ में। तो जब भी सिलेक्शन की बात की जाए, क्या कहा मैंने, जब भी सिलेक्शन की बात की जाए तब आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहित इज द टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। क्या कहा मैंने, रोहित इज द टॉलर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, ये हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन अगर बात सिलेक्शन की ना हो, जैसे यहां पर ऑफ द टू नहीं लिखा हो, तो यहां पर जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले आप द नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसी सिलेक्शन को वो एक और फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। वो कैसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि विच इज
ठीक है, या फिर हु इज डैश टॉलर, रोहित और मोहित। इस क्वेश्चन को वैसे ही पूछ सकता है। अगर आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी किसकी बात हो रही है, वो भी सिलेक्शन की ही बात हो रही है, वो भी सिलेक्शन की ही बात हो रही है। तो जब सिलेक्शन की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा दिया करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हु इज द टॉलर, रोहित और मोहित। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन यहां पर मैं लिखता हूं क्या, कि विच इज डैश कॉस्टलियर, गोल्ड और सिल्वर। ये क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा कि विच इज डैश कॉस्टलियर, गोल्ड और सिल्वर, दोनों में से कौन सा जो मेटल है वो कॉस्टलियर है, ठीक है। तो कॉस्टलियर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, है ना। और बात किसकी की जा रही है, सिलेक्शन की। तो इस फॉर्मेट में अगर हमें देखने को मिल रहा है तो फिर से हमें क्या लिखना होगा, द, विच इज द कॉस्टलियर, गोल्ड और सिल्वर। आई बात समझ में। तो ये चीज याद रखेंगे। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द एक और जगह लगता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द एक और जगह लगता है। कौन सी जगह लगता है, देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें ऐसा देखने को मिले कि कोई भी दो चीजें साइमल्टेनियसली आपकी इंक्रीज हो रही है, कोई भी दो चीजें साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है या फिर साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो रही है, या तो एक साथ बढ़ती जा रही है या एक साथ कम होती जा रही है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि एक जितनी बढ़ रही है और दूसरी उतनी ही खत्म हो रही है, उतनी कम हो रही है। एक चीज जितनी बढ़ रही है उतनी ही दूसरी चीज कम हो रही है, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे साइमल्टेनियस चेंजेस देखने को मिले किन्हीं दो एस्पेक्ट्स में, तब हम भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या कर सकते हैं, द लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल में यहां पे लिख रहा हूं कि द मोर ही अर्न्स, ठीक है, द मोर ही स्पेंड्स। अब यहां पर मोर जो है ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, और ये भी मोर कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो जितना ही ज्यादा कमा रहा है उतना ही ज्यादा खर्च कर रहा है, तो ये साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है दोनों चीजें, ठीक है। तो जब ऐसा हो कि साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना है, फिर कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा देना, जिसमें यहां पे, ठीक है। जैसे सेकंड सेंटेंस लिखते हैं, मैंने कहा द हायर यू गो, द हायर यू गो द colder it is, higher you go the colder it is, the higher you go the colder it is, ठीक है। तो यहां पर जो है हायर जो है ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है और कोल्डर जो है ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जितना ऊपर तुम जाते जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइमल्टेनियस इंक्रीज डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर भी हम कंपैरेटिव डिग्री से के साथ द का यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट था, स्पेशली फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो ये जो यूज है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है, यहां से हमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है लेकिन स्टूडेंट एग्जाम में गलत कर जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो ऐसे कॉन्सेप्ट समझना और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को ढूंढ पाना बुक्स में, ठीक है, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, चैलेंजिंग काम हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप वैसे तो ये जो मैं सेशन लेने वाला हूं आने वाले जितने भी हैं उनमें मैं बहुत से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आप पता ही आपको कि हफ्ते में एक या दो क्लासेस में आप इतना कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो
सबसे पहली बड़ी बात जो है वो आप क्या करेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर देंगे, ठीक है। और कोई अगर आपके डाउट रहेंगे तो वो डाउट जो है आप अपने ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाना इतना आसान नहीं है कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी बुक को पढ़ के इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाए तो मुझे नहीं लगता कि फिर किसी टीचर की जरूरत कभी पड़ेगी, ठीक है। और हर एक टीचर भी किसी टीचर से पढ़ाई होता है, ठीक। तो खुद को अगर सॉरी खुद को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं है ना मैं नहीं जुड़ना, तो कोई बात नहीं, आप खुद प्रिपेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा ज्यादा आपकी हेल्प हम इस चैनल पर कर पाए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ लेता हूँ, छोटा सा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में नहीं आपसे पूछूंगा, कुछ आसान से क्वेश्चन पूछूंगा तो वो आप मुझे बताते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि आई I saw them dash in the room, ठीक है। I saw them dash in the room। अब मान लीजिए मैंने आपके लिए यहां पर ना एक वर्ब दे दी, wrestle, ठीक है। wrestle मैंने एक वर्ब दे दी, I saw them dash in the room। अब आपको यहां पे ना राइट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब आपको यहां पर यूज करनी है, ठीक है। या फिर मैं इस वर्ब को मैं इस ऑप्शन को मैं ऐसे देता हूं, जैसे आपके एग्जाम में आने वाला ये ऑप्शन, ठीक है। वैसे हम इस ऑप्शन को लिख लेते हैं कि ऑप्शन एक दे देता हूं मैं आपको, रेसल। बी ऑप्शन में आपको देता हूं टू रेसल। सी ऑप्शन में आपको देता हूं रेसलिंग। एंड डी ऑप्शन में आपको दे देता हूं वर रेसलिंग। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, ठीक है। रेसल, टू रेसल, रेसलिंग या फिर वर रेसलिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है, या आपको लग रहा है कि सर ये वाला ऑप्शन इसका जो है वो सही लग रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इन चारों ऑप्शन को पढ़कर देखेंगे कि आई सॉ देम, अच्छा आई सॉ देम डैश इन द रूम, I saw them wrestle in the room, ना लग नहीं रहा, I saw them to wrestle in the room, ना I saw them wrestling in the room। हाँ, ये ऑप्शन ने गवाही दे दी, मेरा मन इस ऑप्शन पर जाकर टिक गया कि हाँ जी यही इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। मतलब क्या करा आपने, एक्यूजिशन को लगाने की कोशिश की है, आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, आपने जस्ट क्या देखा कि बोल के कैसे सही लग रहा है। किया या नहीं किया आप लोगों ने, ऐसे ही किया ना, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि यार ये बोलकर ना मन को बड़ी तसल्ली हो रही है कि मन आवाज दे रहा है कि हाँ यही तो है वो ऑप्शन, यही तो है वो ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर जो रेसलिंग ऑप्शन है ना, ये जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा, इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ओके यहां पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा इसका क्या, रेसल। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, रेसल। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके ना कुछ वर्ब्स होती है, ठीक है, कुछ वर्ब्स होती हैं, जैसे होगी लेट, बिड, वॉच, सी, स्मेल, ठीक है, हेल्प, नोटिस, मेक, behold, ठीक है, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं आपकी, ठीक है, लेट, बिट, वॉच, सी, स्मेल, ठीक है। फिर आपकी हेल्प, नोटिस, हियर, हियर भी हो सकता है, ठीक है, हियर, ठीक है, मेक, बिहोल्ड, एटसेट्रा। ये जो वर्ब्स है ना आपकी, ये वर्ब्स आपकी जब भी लिखी जाए, ये वर्ब मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया, ये वर्ब आपकी जब भी लिखी जाए, इस वर्ब के बाद ना हमेशा ही एक क्या दिया जाता है, एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, क्योंकि ये सारी वर्ब्स होती हैं एक आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ये इनमें से कोई भी वर्ब जब लिखी जाएगी तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा,
क्यों लिखा रहेगा? क्योंकि ये जो वर्ब्स है ये सारे ही ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब है उनके क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा ना, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना होता है? बेयर इंफिनिटिव लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बेयर इंफिनिटिव लिखना होता है। अब ये जो बेयर इंफिनिटिव है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट, ठीक है। इंफिनिटिव कहा जाता है किसे? इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1, ये होता है आपका इंफिनिटिव, ठीक है। और बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? V1, जिसमें 2 नहीं लगता। आई बात समझ में? अब ये वर्ब हमने यहां पर देखी सो, उसके बाद हमने क्या देखा? देम, यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट लिखा हो तो हमें क्या लिखना है? बेयर इंफिनिटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो इंफिनिटिव लिखा हुआ है, गलत हो गया। ये जेरेंड लिखा हुआ है, गलत हो गया। ये भी आईएनजी फॉर्म लिखी है, गलत होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेसल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? आई सो देम रेसल इन द रूम। आई सो देम रेसल इन द रूम। आई बात समझ में? ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना होता है। कॉन्सेप्ट बहुत डीप में जाके आपको समझने होते हैं, और एक बार अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो आपको बार बार पढ़नी भी नहीं पड़ती, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े, ठीक है। और आपका जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स है पंजाब के, ठीक है, उनके लिए आपको खुद बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। हमारी पूरी टीम बहुत डेडिकेटेडली आप लोगों के साथ जुड़ी रहेगी, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएगी। और हमारे रिजल्ट आप ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार जान लीजिए। हमारे रिजल्ट जो है ऑल ओवर पंजाब, हमारे स्टूडेंट काफी अच्छे, हमारी जो सक्सेस रेशो है वो हमें देखने को मिलती है। और अगर आप भी बनना चाहते हो ऑफिसर, और आप भी चाहते हो कि आपका ये जो सपना है, ठीक है, एक सरकारी नौकरी का, जल्दी से जल्दी पूरा हो, तो जल्दी से जल्दी हम लोगों को ज्वाइन करें। हमारे कोर्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी कॉल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं, तो वैसे भी हमसे मिल सकते हैं। हमारे ऑफिस भी आके आप मिल सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे अपने आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़े, और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।